तो आज मैं आपको गद्य खंड से पाठ 4 पाठ 6 के प्रश्नोत्तर कार्य के बारे में बता रहा हूँ। पाठ 4 है सांवले सपनों की याद और पाठ 6 है प्रेमचंद के पढ़े जुल्ले। रिवीजन के रूप में ये विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सांवले सपनों की याद, इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, जिन्होंने आजीवन पूरा जीवन भर पक्षियों की जीवन सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया। तो ये एक संस्मरण जिसमें हम उनके जीवन भर के जो कार्य हैं, उल्लेखनीय कार्य, इसके बारे में बताएंगे। अंतहीन यात्रा, देखिए जिंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र निरंतर चलता रहता है, और जब मौत होती है तब ये जिंदगी का सफ़र समाप्त हो जाता है। तो सलीम अली अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र की तरफ बोझ उठाए चल रहे हैं। वे एक ऐसे वन पक्षी थे, वन में पक्षियों की सुरक्षा, पक्षियों की देखभाल, पक्षियों की जीवन रक्षा के लिए काम करते रहने के कारण से संसार ने उनको वन पक्षी की संज्ञा उपाधि दे दी थी। तो आज वो प्रकृति में विलीन हो गए हैं, उनके जीवन का सफर समाप्त हो गया है। जिंदगी का आखिरी गीत गाते गाते वो मौत की गोद में सो गए। सांवले सपनों का महत्व, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर यह उनकी भूल है। सलीम अली अपने जीवन में ही मिथक बन गए थे। यह तो पता नहीं कि कृष्ण के वृंदावन में कब रासलीला रची, कब वहाँ की नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि कोई आएगा, बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सलीम अली का पक्षी प्रेम और व्यक्तित्व, कमजोर काया वाले, शरीर उनका बहुत कमजोर था। सलीम अली ने 100 वर्षों में कुछ दिन ही बाकी थे, लगभग 100 वर्ष तक जिंदा रहे और लंबी यात्रा की, जंगल, पहाड़ों की, पर्वतों की, संसार की यात्रा की। लंबी थकान होने के कारण से और कैंसर रोग के कारण से उनकी मृत्यु हुई। अपनी सांस तक भी पक्षियों की तलाश, पक्षियों की जीवन रक्षा, उनकी एक्टिविटी, स्वभाव, विशेषताएं, गुण, दोष आदि को जानने में लगे रहे। वे पक्षियों की आवाज़ से, मधुर संगीत से रोमांच का अनुभव करते थे। दूर तक फैली धरती और झुके आकाश में उनकी नज़रों का ही जादू दिखाई देता था। उन्होंने अपनी यह दुनिया अपने परिश्रम से बनाई थी, जिसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भेंट, जब वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले तब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण वातावरण में जन्मे थे। उनका पक्षी प्रेम देखकर वे भावुक हो गए। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक को लगता है कि करलव कहते पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लॉरेंस का संस्मरण, फॉल्स स्पैरो, सलीम अली की आत्मकथा। सलीम अली ने किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने जीवन में जीवनी लिखी और उसका नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। एक बार लॉरेंस की पत्नी क्रीड़ा, ये लॉरेंस जो हैं वे भी एक पर्यावरण पक्षी प्रेमी हैं। एक बार लॉरेंस की पत्नी
फ्रीडा से पूछा गया, आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए। तो फ्रीडा का कहना था कि लॉरेंस इतने उदार, सरल और प्रकृति प्रेमी इंसान थे कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया है उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। पक्षी प्रेम की प्रेरणा। बचपन में गलती से सलीम अली के हाथों से एक गौरैया पक्षी घायल हो गया। उस दिन से न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, अपितु प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए भी हर क्षेत्र में काम करने लगे। वे प्रकृति के प्रतिरूप के रूप में पहचाने जाने लगे। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति की वृद्धि करना, प्रकृति की हर प्रकार की सुरक्षा करना का काम भी करने लगे। सलीम अली ने प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय समुद्र बनकर उभरे थे, इसलिए वे गले में हमेशा दूरबीन लटकाए रहते थे। यहाँ वहाँ खोजपूर्ण तथ्यों को खोजते रहने में, भ्रमण करने में ही उनकी रुचि थी। जटिल तीरधारियों के लिए सलीम अली का सदा एक पहेली बन गई थी। बचपन के उनके एयरगन से घायल होकर गिरी निगले कंठ की गौरैया ने उनकी जिंदगी का रूप ही बदल दिया और वे अनवरत आगे बढ़ते रहे। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतीक बन गए थे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें लगता है कि वे आज पक्षियों का सुराग जानने में लगे हैं और अभी गले में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नजरों के साथ वे अभी लौटकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आजीवन सलीम अली ने आजीवन पक्षियों के हित में, उनकी भलाई के लिए काम किया है। इसलिए वे पर्यावरण प्रेमी और पक्षी प्रेमी के लिए भी सुप्रसिद्ध हैं। तो ऐसा सवाल आता है परीक्षा में, किस घटना से सलीम अली के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ये सवाल परीक्षा में आता है। जवाब है, बचपन में सलीम अली की एयरगन से नीले कंठ की एक सुंदर गौरैया घायल हो गई और नीचे गिर गई। उसकी हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, दुखी हुए और वे उसकी सेवा की। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल गई और वे पक्षियों की सेवा में, उनकी सुरक्षा में जुट गए। अच्छा, लॉरेंस की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मेरे से ज़्यादा जानती है? लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए बहुत काम किया। वे अपना अधिकतर समय प्रकृति के निकट रहते हुए व्यतीत किया। शायद यही वजह है कि प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग गौरैया के साथ ही लॉरेंस और उसकी पत्नी फ्रीडा का आत्मीय संबंध बन गया था। प्रकृति के निकट रहने के से पशु पक्षी भी मनुष्य को अच्छी तरह जानने और पहचानने लगते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, कैसे? इसका उत्तर है, देखिए, टापू भूमि का ऐसा टुकड़ा है जिसके चारों ओर पानी। सागर से तात्पर्य है उससे दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। सलीम अली का जीवन सीमित नहीं था, टापू के समान सीमित नहीं था। वे संसार के सभी पक्षियों की, संसार का पूरे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, भलाई के लिए काम कर रहे थे। वे टापू नहीं थे, सागर के समान थे, सागर के समान विशाल थे। पक्षियों की खोज में वे दूर दूर तक निकल जाते थे। उन्होंने सीमित क्षेत्र या विशेष स्थान पर रहकर पक्षियों के लिए काम नहीं किया, पूरे संसार में विचरण कर रहे सभी पक्षियों की जीवन रक्षा के लिए काम किया
संसार की पूरी प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम किया। अतः ये कहना अच्छा है कि दुनिया में एक टापू बनकर बजाय टापू बनने के बजाय उन्होंने सागर बनकर काम किया। यह सागर बनकर भी उभरे। तो इस पाठ में एक और सवाल परीक्षक ने, इस पाठ में लेखन सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसका वर्णन कीजिए। सलीम अली दुबले पतले व्यक्ति थे, उनकी नजरें बल्कि पारखी थी, उनके गले में हमेशा एक दूरबीन रहती थी जिससे वो पक्षियों को देखा कर दूर उड़ रहे पक्षियों को देखा करते थे। अच्छा, उनका प्रयोग से वे सदा कुछ ना कुछ खोज करने में, नया खोज करने में लगे रहते थे। पक्षियों के बारे में वे जिज्ञासा प्रकृति के थे। वे सदा पक्षियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते थे दूरबीन के सहायता से। इस प्रकार उन्हें अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों के बारे में जानने में ही व्यतीत कर दिया। इसलिए उन्हें पक्षी प्रेमी कहा जाता है। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर होगा, सलीम अली के बारे में जितना जानते थे, लेखक सलीम अली के बारे में जितना जानते थे वह सब यादगार सपनों की तरह, सारी यादगार सपनों की तरह स्मृति पटल पर अंकित थी। यह संस्मरण सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी डायरी शैली में लिखा गया। उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने उनके साथ बिताए क्षणों को सपनों का नाम दिया है। अतः यह शीर्षक सांवले सपनों की याद उचित है। तो सलीम अली पर्यावरण के प्रति जो काम करते थे, क्या काम करते थे उसको हम बता दें। पर्यावरण को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए वे अपने चारों तरफ साफ सफाई रखते थे और सभी लोगों को चारों तरफ साफ सफाई रखने के लिए कहा करते थे। वे कूड़े कचरे को नष्ट कर उसे कूड़ेदान में डाल देते थे। आज हमको भी ये सब करने की दरकार है। हमें चाहिए कि हम अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें, कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पशु पक्षियों की उचित देखभाल करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। पेड़ पौधे लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। उनकी जीवन पर्यंत उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। अच्छा, सलीम अली की यात्रा को अंतहीन सफर क्यों कहा गया? किसी भी व्यक्ति की सभी यात्राओं का अंत है। सही बात है, जिंदगी एक सफर है, इसका भी लेकिन अंत है। लेकिन मृत्यु के रूप में यात्रा पर निकलने वाले व्यक्ति की यात्रा का अंत नहीं होता। जो खुद मृत्यु की यात्रा पर जा रहा है उसका सफर कभी अंत नहीं होता। सलीम अली ने अपनी विभिन्न लंबी यात्राओं के बाद कभी न कभी घर वापस आए। एक छोटी सी बात है, सलीम अली ने जिंदगी भर सफर किया, यात्राएं की, संसार की यात्राएं की। उन्होंने संसार के जंगलों की यात्राएं की हैं, पशु पक्षियों की खोज में संसार के सभी जंगलों की यात्रा की, सभी स्थानों की यात्रा की। पर्यावरण के लिए काम करने के कारण से पूरे प्रकृति में उन्होंने यात्राएं की। लेकिन उन सब यात्राओं को करने के बाद एक दिन घर लौटते थे, पर मृत्यु के बाद वे कभी वापस नहीं आए। अंतहीन सफर, इसलिए मृत्यु का जो सफर है उसको अंतहीन सफर कहा गया। वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इसे अंतहीन सफर की संज्ञा दी गई है। एक सवाल है, सलीम अली को वन पक्षी को क्यों कहा जाता है? पता नहीं,
सलीम अली जिंदगी भर जंगलों में पक्षियों की खोज खबर में, देखभाल में यात्राएं करते रहे। अच्छा, इस कारण से सलीम अली को वन पक्षी कहा जाता है। डी.एस. लॉरेंस और सलीम अली में क्या समानता है? डी.एस. लॉरेंस और सलीम अली में निम्नलिखित समानता है। दोनों प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे, दोनों प्रकृति प्रेमी थे, दोनों महान व्यक्तियों का स्वभाव भी सरल और सीधा था, वे भोले भाले थे और परिश्रमी थे। तो दोनों का स्वभाव एक जैसा था, दोनों सीधे सरल भोले भाले थे और दोनों ने पक्षियों की और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। पक्षियों को आदमी की नज़रों से देखने को सलीम अली ने कुल क्यों माना? सलीम अली पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना उचित नहीं समझते थे। उनका मानना था कि आदमी पक्षी जगत की भावनाओं को समझने में तब तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक स्वयं उसकी तरह ना सोचे। पक्षियों को हमको पक्षियों की नज़र से देखना या समझना, तब हम उसके भले के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो हमें प्रकृति या पक्षियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए? हमें प्रकृति या पक्षियों को उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। वो क्या चाहते हैं? यानी पक्षी हमसे क्या आशाएं रखते हैं, पर्यावरण हमसे क्या आशाएं रखता है, तभी मनुष्य उन्हें गहराई से समझ सकते हैं, अन्यथा उनको वो नहीं समझ सकता। हमें प्रकृति और पक्षियों के भावों को अपने अंतर में महसूस करना होगा। पक्षी और पर्यावरण के भावों को, इच्छाओं को, विचारों को हमें अपने अंदर अनुभव करना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अन्य पशु पक्षियों में सलीम अली का दृष्टिकोण कैसे भिन्न था? सलीम अली पक्षियों को उनकी नज़र से देखते थे, उनके हाव भाव अच्छी तरह जानते समझते थे। अन्य पक्षी प्रेमी पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, ऐसा दृष्टिकोण से सलीम अली सहमत नहीं थे। वे गहराई में जाकर अध्ययन करते तो तक सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते थे। यमुना नदी का सावनापन क्या याद दिलाता है? वृंदावन जाने पर यमुना नदी का सावला पानी कृष्ण के समय पूरे घटनाक्रम को याद दिलाता है। सभी घटनाएं अपने पूरे स्वरूप में साकार हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। बर्ड वॉचर से क्या तात्पर्य? सांवले सपनों की याद में पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कौन इस उपाधि के योग्य है। बर्ड वॉचर से अब अभिप्राय है पक्षियों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला, उनकी भलाई के लिए उनके हित में काम करने वाला, जो अत्यंत जिज्ञासा और हर्ष की दृष्टि से पक्षियों के कल्याण के लिए उन्हें देखता है, उसे बर्ड वॉचर कहा जाता है। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि सलीम अली को यह उपाधि जो दी गई है बिल्कुल यह योग्य है। सलीम अली सबसे निराले पक्षी निरीक्षक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में, पक्षी जगत के कल्याण में व्यतीत किया था, सेवा में जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्हें बर्ड वॉचर, सच्चा बर्ड वॉचर कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज आपको इस लेसन जो बातें बताई हैं मुख्य रूप से उसको आप पढ़िए।
और उसके बाद उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो भी गाइड बुक है, हेल्प बुक है, क्वेश्चन बैंक है, उसमें से ये लेसन निकालिए और उसके सभी प्रश्नों उत्तर पाने की कोशिश कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। स्कूल से आपको हार्बर प्रेस के द्वारा लिखित प्रैक्टिस हिंदी प्रैक्टिस नोटबुक दी गई, टेक्स्ट बुक दी गई, टेक्स्ट बुक। उसमें ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से लिखा, उसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और उसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उस प्रश्नोत्तर के उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है, तो आप प्रश्नों को पढ़कर समझकर रफ कॉपी में उसका उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। तब आप परीक्षा में इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर बड़े आसानी से लिख सकें, क्योंकि हार्बर प्रेस के द्वारा प्रकाशित जो वो किताब है एडिशनल प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक, उसमें विद्यार्थियों के समझने के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छे हैं, सारा उसमें बहुत अच्छा है, इसलिए उसको पढ़कर आप और अच्छी तरह से इस विषय को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे प्रेमचंद के फटे चुनते, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। अभी कुछ ग्रामर की मुख्य मुख्य बातें बताते थे, ये कल बताएंगे आपको। देखिए, आपके ग्रामर में एक नया विषय है संवाद लेखन। क्या है? संवाद लेखन। ये आपके लिए नया है। बाकी ग्रामर का विषय वस्तु आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये संवाद लेखन है वो आपके कुछ हट कर है और नया है। संवाद लेखन, लेखन यानी बातचीत, समझेंगे? संवाद, बातचीत। तो बातचीत किसके किसके बीच होता है? बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, समझे कि नहीं? दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद कहते हैं। कहाँ कहाँ संवाद होते हैं? कहानी में संवाद होते हैं, सीरियल में संवाद होते हैं, फिल्मों में संवाद होते हैं, नाटक में संवाद होते हैं, इन सब जगहों में संवाद होते हैं। अच्छा, तो हम अपने समाज में देखते हैं, यहाँ भी संवाद का सिलसिला चलता रहता है। कहाँ कहाँ संवाद हमको देखने सुनने को मिलते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। देखो, दुकानदार और ग्राहक के बीच बातचीत होती है। आपने देखो, दुकानदार और ग्राहक के बीच में बातचीत होती है। रोगी और डॉक्टर के बीच में भी संवाद होता है। रोगी और डॉक्टर के बीच में संवाद होता है। अच्छा, स्टेशन में हम देखते हैं स्टेशन मास्टर और यात्रियों के बीच में बात होती है। अच्छा, हाँ, महिला और सब्जी वाले के बीच में बातचीत होती है। दो पड़ोसियों के बीच में भी बातचीत होती है। दो स्टूडेंट के बीच में भी बात होती है। और शिक्षक और अध्यापक के बीच में भी बातचीत होती है। अच्छा, पिता पुत्र के बीच में भी संवाद होता है। माँ और बेटी के बीच में भी संवाद होता है। तो इस प्रकार संवाद के दृश्य हमको कई जगह में देखने सुनने को मिलते हैं। एक छोटा सा संवाद है, देखिए। विद्यालय में विलंब से पहुंचने पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में क्या संवाद होता है, उसके बारे में एक झलक आपको बता रहे हैं। विद्यार्थी अध्यापक से, सुप्रभात सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अध्यापक, खुश रहो बेटा, क्या बात है, आज तुम फिर विद्यालय में विलंब से आए हो? विद्यार्थी, सर क्षमा करें, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं ही उनकी देखभाल करता हूँ तथा उन्हें दवा देकर विद्यालय आता हूँ। अध्यापक, कोई बात नहीं बेटा, माँ की सेवा करना तुम्हारा नहीं, हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। विद्यार्थी, धन्यवाद सर। तो ये छोटा सा एक नमूना है संवाद का, ये छोटा सा नमूना है। इसको आप लंबा भी बना सकते हैं। 5 नंबर का हम समाते हैं तो 10 लाइन, कम से कम 10 लाइन होना चाहिए और विषय को बढ़ाया जा सकता है।
विषय के अनुसार विद्यालय में विलंब से पहुंचने के कारण टॉपिक भी देखो दिया गया है। विद्यालय में बातचीत होती है, किस कारण? विलंब से विद्यालय पहुंचने के कारण। किसके बीच? अध्यापक, कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में बातचीत होती है। तो क्या बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई, कितनी बातचीत हुई, कितने समय बातचीत हुई, ये सारी बातें आप इसका विस्तार रूप करके लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी स्टेशन में तुम देखना यात्री और टिकट निरीक्षक के मध्य में बात होती है, टिकट चेकर जिसको बोलते हैं, उसके बीच में बातचीत होती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए मेले में जाने के लिए दो लड़कियों के बीच में बातचीत होती है, दो पड़ोसियों के बीच में बात होती है। अच्छा, और रोगी और डॉक्टर के बीच में भी बातचीत होती है। तो ये संवाद लेखन तुम्हारी ग्रामर की किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है। हर्बल प्रेस के द्वारा जो आपको किताब दी गई है, ग्रामर किताब, हिंदी ग्रामर किताब क्लास 9th के लिए, वो बहुत अच्छी ग्रामर किताब है। और तुम्हारे ग्रामर का जितना भी कोर्स है वो विस्तार से और सरल भाषा में लिखा, उसको तो पढ़कर आप समझ सकते हैं, उसको समझाने के लिए किसी टीचर की भी आवश्यकता नहीं। इतने अच्छा दिया मैंने उसको पढ़ा है, समझा है। फिर भी यदि कुछ समझ में आपको, मैंने पढ़ाया भी आपको, पूरा ग्रामर पढ़ा दिया, फिर भी अगर ग्रामर में कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे 7894945066 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी ग्रामर से जुड़ी हर समस्या को तत्काल समाधान कर दूँगा। अच्छा, तो संवाद लेखन के बहुत सारे उदाहरण भी उसमें दिए हैं। इसके अलावा मैंने जो बताया उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण उसमें दिए हैं, तो उसमें भी आप पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, और हो सके तो रफ कॉपी में उसको लिखिए भी, देख के लिखिए, पढ़ो, समझो और लिखो। तो देख के अगर आप लिखेंगे ना एक बार तो अभ्यास हो जाएगा, परीक्षा में जब आएगा तो आप लिख सकते हैं कैसे लिखना है। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद हुआ है तो कैसे लिखते हैं, छोटा सा नमूना होता है अध्यापक, तो उसमें केवल अध्यापक ऐसा नहीं है, उसका अभ्यास करना। निर्देशक जी यानी अध्यापक ने कहा क्या, यहाँ विद्यार्थी छोटा सा बस, तो ये विद्यार्थी का रहता है। तो ये सब ऐसा लिखने का तरीका है, तो ये तरीका तो आपने बहुत अच्छा तरीके से लिखा। तो आप देख के जब 2-3 बार ऐसा संवाद लेखन का अभ्यास कर लेंगे तो परीक्षा में आप बहुत अच्छा लिखेंगे। हर उत्तर का एक बार अभ्यास जरूरी है। तो ये जो संवाद है दो व्यक्तियों के बीच में प्राय होते हैं, इसी को वार्तालाप भी कहते हैं। तो ये अपने मन के मनोभावों को, विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है, जिसके द्वारा हम अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं। बोलने वाला यहाँ वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच में बातचीत होती है, संवाद होता है। श्रोता सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इस प्रकार संवाद का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो संवाद लेखन साहित्यिक विधाओं से एक है। नाटक में, एकांकी में, फिल्म में, सीरियल में संवाद होते हैं। शोले फिल्म की संवाद बहुत प्रसिद्ध है। एक डायलॉग आज भी लोगों को याद है। कुछ फिल्मों के संवाद जिंदगी भर याद रहते हैं, उन्हें कभी भूलता नहीं। जीने की रात के हर संवाद आज भी लोगों को याद है। ऐसी 2-4 फिल्में, पुरानी फिल्में हैं जो यादगार फिल्में हैं, जिनके संवाद आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाए हैं। तो संवाद के माध्यम से हम क्या चाहते हैं? संवाद के माध्यम से हम पात्रों के प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं।
उनके विचारों के बारे में जानते हैं, उनके भावनाओं के बारे में जानते हैं, उनके चरित्र के बारे में जानते हैं। संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद सरल होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। नारी पात्र है तो नारी गुण से संपन्न संवाद होने चाहिए। किसी छोटे बालक का संवाद है तो वैसे उसकी अवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो कोई मतलब सीनियर सिटीजन है तो उसके उम्र के अनुसार के संवाद, किसी यंग है तो यंग व्यक्ति के अनुसार उसके संवाद होने चाहिए। तो संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण लेखन विधा है। कुछ लोग संवाद लेखन को अपना करियर भी बनाते हैं। फिल्मों में संवाद लिखने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है। तो आप भी अपना फ्यूचर अगर संवाद लेखन में बनाना चाहते हैं तो अभ्यास कीजिए। अभ्यास से ऐसा संभव हो सकता है। तो संवाद लेखन के बाद एक नया विषय जो आपके कोर्स में है उसको हम बताएंगे, वो आपको नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। आज का समय समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार।